इसी पॉइंट पे हमने लास्ट टर्न पे ख़त्म किया था। इंट्रॉन्स बेसिकली डिस्कस कर रहे थे हम लोग। वापस से थोड़ा सा पोर्शन इसका बच गया है तो उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। देखो, इंट्रॉन्स अभी तक का जो कॉन्सेप्ट हम लोगों का था वो ये था कि यूकैरियोट्स में ही मौजूद होते हैं, लेकिन बहुत रेयरली प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं रीसेंट डिस्कवरी के हिसाब से। तो अब ये इंट्रॉन्स किस टाइप की जीन्स में प्रेजेंट रहते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंट्रॉन्स जो है वो ऑलमोस्ट सभी क्लासेस ऑफ जीन्स में प्रेजेंट रहते हैं, चाहे वो न्यूक्लियर जीन्स हों जो प्रोटीन्स के लिए कोड कर रही हैं या आरएनएस के लिए कोड कर रही हैं। एमआरएनए का जिक्र यहाँ पे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि प्रोटीन जब बनेगी तो एमआरएनए तो बनेगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो न्यूक्लियर जीन्स, इनमें भी इंट्रॉन्स हो सकते हैं। ऑर्गेनेल के जीन्स में भी, यानी माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स में भी और क्लोरोप्लास्ट के जीन्स में भी इंट्रॉन्स पाए जा सकते हैं। जनरली क्या होता है कि हमको ये मालूम है इंट्रॉन्स जो है वो कोड नहीं करते हैं प्रोटीन्स के लिए, लेकिन कुछ ऐसे भी इंट्रॉन्स देखे गए हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2 इंट्रॉन्स जो होते हैं, वो क्या ग्रुप्स हैं अभी हम आगे बताते हैं। इन ग्रुप्स के जो इंट्रॉन्स होते हैं उनके पास ओपन रीडिंग फ्रेम होता है, ORF जिसको शॉर्ट में कहते हैं। तो ये जो ओपन रीडिंग फ्रेम होता है, इट मे बी ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन्स। देखिए जीन जो है वो एक ब्रॉड टर्म है। जीन का मतलब ये हो गया कि इट विल कंटेन द कोडिंग, नॉन कोडिंग एज वेल एज रेगुलेटरी सीक्वेंसेस। ये सारी चीज़ें जो है जीन्स में प्रेजेंट होंगी। लेकिन जब ORF की हम बात करते हैं तो ORF का मतलब ये हो गया कि DNA का कोई भी स्ट्रेच, ऐसा स्ट्रेच DNA का जो एक स्टार्ट कोडॉन से शुरू हो रहा हो और स्टॉप कोडॉन पे ख़त्म हो रहा हो। यानी कि जाहिर सी बात है इसमें रेगुलेटरी सीक्वेंसेस जो है वो इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ORF जो होता है या ओपन रीडिंग फ्रेम, वो जीन का ही पार्ट होता है। जीन बड़ी होती है बिकॉज इट ऑल्सो कंटेन्स रेगुलेटरी सीक्वेंसेस। ORF जो है उस जीन का एक पार्ट है जो स्टार्ट कोडॉन से शुरू होकर स्टॉप कोडॉन पे ख़त्म हो जाता है। ORF का जिक्र बहुत ज़्यादा बायोइन्फॉर्मेटिक्स के केस में आता है, जब अलग अलग स्पीशीज़, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के ORF हम कंपेयर करते हैं। मोस्ट कॉमन इंट्रॉन्स के जो टाइप्स हैं वो एक बार हम देख लें यहाँ पे। जैसे GUAG इंट्रॉन्स, तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक न्यूक्लियर प्री mRNA। यूकैरियोट में ही प्री mRNA की बात करेंगे हम, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में तो मोस्टली mRNA डायरेक्टली फॉर्म होता है और मैच्योर फॉर्म में ही रहता है। स्प्लाइसिंग तो वहाँ होने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इंट्रॉन्स बहुत रेयरली पाए जाते हैं। या आप ये भी मान के चल सकते हैं कि नहीं पाए जाते हैं। ये थोड़ा सा सॉलिड कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ बिल्कुल से आप नकारेंगे नहीं कि नहीं हम कसम खा रहे हैं कि प्रोकैरियोट्स में इंट्रॉन नहीं पाए जाते, आप कसम नहीं खा सकते। देन वी हैव दिस AUAC इंट्रॉन। अब ये कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है कोई। GUAG इंट्रॉन का मतलब ये हो गया कि, शायद नीचे डायग्राम शेयर किया हमने, यहीं बता दे रहे हैं कि GU से स्टार्ट होगा ये इंट्रॉन और AG पे फिनिश होगा, यानी कि इतना पोर्शन जो होगा ये हो जाएगा एक इंट्रॉन। इसके इधर एक्सॉन होगा और इसके इधर भी एक्सॉन होगा। सिमिलरली AUAC इंट्रॉन में क्या होगा? AU सीक्वेंस से स्टार्ट होगा और AC सीक्वेंस पे ये कंप्लीट हो जाएगा।
तो ये कैरेक्टरिस्टिक है इन स्पेसिफिक इंट्रॉन्स का, ये भी प्री एमआरएनए में पाए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के इंट्रॉन्स हैं। तो ग्रुप 1 वाले इंट्रॉन्स जो है वो कहाँ कहाँ मौजूद हो सकते हैं? प्री आरआरएनए में, ध्यान से देखिए, आरआरएनए भी, उसकी भी प्रोसेसिंग होती है, तब वो मैच्योर फॉर्म में हमको मिलता है। ऑर्गेनेल्स के आरएनए और कुछ प्रोकैरियोटिक आरएनएज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रोकैरियोटिक आरएनएज में इंट्रॉन्स अगर पाए जा रहे हैं रेयरली, जो हमने अभी कहा, तो वो कौन से वाले होंगे? दे विल बी ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 इंट्रॉन्स। तो ग्रुप 2 में भी ऑर्गेनेल के आरएनएज, ऊपर हमने बताया ही, ग्रुप 1 ग्रुप 2, और कुछ प्रोकैरियोटिक आरएनएज में। अब ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 इंट्रॉन्स हैं क्या? तो स्टार करके हमने यहाँ पे इंडिकेट किया है। ये जो इंट्रॉन्स हैं ये बेसिकली क्या है? दे आर कैटेलिटिक आरएनएज। देखो, इंट्रॉन एक्सॉन क्लियरली हम तभी डिफाइन करते हैं जब डीएनए ट्रांसक्राइब होकर आरएनए बना लेता है, तो वहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि इंट्रॉन कौन और एक्सॉन कौन। तो ये जो ग्रुप 1 ग्रुप 2 के इंट्रॉन्स हैं ये कैटेलिटिक आरएनएज हैं, यानी कि इनको राइबोजाइम भी कहते हैं हम। तो इनके अंदर क्या कैपेबिलिटी है कि ये अपनी स्प्लाइसिंग खुद ब खुद कर सकते हैं। तो चूंकि ये इंट्रॉन है तो ये एक्साइज करेंगे अपने आप को आउट ऑफ द आरएनए। तो राइबोजाइम है तो अपने आप को खुद ही स्प्लाइस कर लेंगे, और जो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट है उससे ये बाहर निकल जाएंगे। और साथ ही साथ जो बचा हुआ सीक्वेंस है, तो जाहिर सी बात है वो एक्सॉन होगा, तो उस फ्लैंकिंग आरएनए, फ्लैंक का मतलब हमने पहले भी बताया, फ्लैंकिंग का मतलब कि ये इंट्रॉन के इधर भी और इधर भी, यानी लेफ्ट राइट दोनों साइड, जो फ्लैंकिंग आरएनए सीक्वेंस यानी कि जो एक्सॉन्स हैं उनको लाइगेट भी कर देगा। तो बहुत कैपेबल टाइप के इंट्रॉन है, और इसीलिए ये प्रोकैरियोटिक आरएनएज में पाए जाते हैं, क्योंकि जब इनके पास ही ये कैपेबिलिटी है स्प्लाइस और लाइगेट करने की, तो अलग से कोई स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है प्रोकैरियोटिक सेल की, यही अपना काम खुद कर देते हैं। फिर अगला जो टाइप है वो है प्री टी आरएनए इंट्रॉन्स का। ये प्री टी आरएनए में पाए जाते हैं, टी आरएनए की जीन में। देन वी हैव आर्कियल इंट्रॉन्स, और आर्कियल इंट्रॉन्स जो है वो अलग अलग टाइप के आरएनएज में पाए जा सकते हैं, इंक्लूडिंग एम, टी एंड व्हाट नॉट, आरआरएनए। टाइप्स देख लिया हमने। ओरिजिन ऑफ इंट्रॉन्स की बात कर लेते हैं। इसमें दो हाइपोथेसिस दी गई है, इंट्रॉन अर्ली वर्सेस इंट्रॉन लेट हाइपोथेसिस। अब सभी यूकैरियोट्स में हमको मालूम है इंट्रॉन्स पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में इंट्रॉन्स जो हैं वो रेयर होते हैं या ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट की नहीं ही होते हैं, ऐसा मान के हम चल सकते हैं। इंट्रॉन्स अर्ली हाइपोथेसिस क्या कहती है? इसके अकॉर्डिंग इंट्रॉन्स जो है वो सभी ऑर्गेनिजम्स में शुरू से मौजूद थे, लेकिन बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स में बाद में हट गए, बैक्टीरिया ने लूज कर दिए इंट्रॉन्स, और इसकी वजह से बैक्टीरिया क्या बने? एक जीन रिच ऑर्गेनिजम्स बने। जीन रिच ऑर्गेनिज्म का मतलब कि जितना भी बैक्टीरिया में जीनोम पाया जाता है, जो डीएनए कंटेंट होता है, वो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा ही कोडिंग पार्ट होता है, तो जीन रिच ही हैं। और यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी भी हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं बिटवीन द साइज ऑफ द जीनोम एंड द नंबर ऑफ जीन्स। तो जितना बड़ा साइज उतनी ही ज़्यादा संख्या में जीन्स मौजूद हैं, जबकि ये कोरिलेशन हम यूकैरियोटिक सेल्स में नहीं इस्टेब्लिश कर पाते हैं। और इसी से मिलता जुलता जो कॉन्सेप्ट होता है, पैराडॉक्स कौन सा था? सी वैल्यू पैराडॉक्स, यस। तो हाँ, ठीक है। तो बैक्टीरिया क्या है? जीन रिच ऑर्गेनिजम्स हैं, और इनमें एक खूबी है कि इन्होंने अपना जो जीनोम है उसको इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया है, और किस कारण से ये ऑर्गेनाइजेशन हुआ है?
ड्यू टू selective pressure to increase chromosomal replication and cell division. अब इस बात का क्या मतलब है? सेलेक्टिव प्रेशर या सिलेक्शन प्रेशर का मतलब ये होता है कि जो एनवायरनमेंट की नीड्स हैं, जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, उस नीड्स के हिसाब से जब ऑर्गेनिज्म अपने आप को मॉडिफाई करेगा तो वो सर्वाइव कर पाएगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को कोरिलेट करिए यहाँ से। तो हर एक ऑर्गेनिज्म पे एक कॉन्टिन्यूअस सिलेक्शन प्रेशर जो है एनवायरनमेंट डालता रहता है। एनवायरनमेंट चेंज हो ही रहा है, हम देख रहे हैं। और बैक्टीरिया चूँकि उसका लाइफ स्पेन बहुत कम होता है, तो इस वजह से हम बहुत क्लोजली मॉनिटर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्योंकि हमारा लाइफ स्पेन बहुत बड़ा है, बैक्टीरिया का लाइफ स्पेन बहुत छोटा है, तो हमारे 1 घंटे में बैक्टीरिया की 2-3 जनरेशन्स निकल आएंगी, तो उसका ऑब्जर्वेशन आसान हो जाता है। अब इस सिलेक्शन प्रेशर से डील करने के लिए जाहिर सी बात है बैक्टीरिया के पास सूटेबल जीन्स होनी चाहिए ताकि वो उस पर्टिकुलर चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट निकाल सकें और अकॉर्डिंगली उसकी फिजियोलॉजी मॉर्फोलॉजी जो भी चेंज होना है वो हो सके। जैसे कि एक सिंपल से एग्जांपल आप ले लें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो बैक्टीरिया में आप मान के चलें कि 3 दिन से 1 हफ्ते के अंदर जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो सकती है। तो ये क्या है? ये सिलेक्शन प्रेशर का ही एक एग्जांपल है। अब जीनोम साइज इनके पास लिमिटेड है, तो जाहिर सी बात है इनको पूरे के पूरे जीनोम का इस्तेमाल करना होगा, और इसी वजह से इन्होंने इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है, बैक्टीरिया ने इतना इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज किया है ताकि जो प्रोसेस है, जो इनका शॉर्ट लाइफ स्पैन है, दैट दे हैव टू डिवाइड इन ऑलमोस्ट 20 मिनट्स, तो उस प्रोसेस के लिए जो क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन होना है वो बहुत एफिशिएंटली हो। बहुत ज़्यादा अगर जीनोम साइज होगा तो उस पूरे जीनोम को रेप्लिकेट कराने में और टाइम भी ज़्यादा लगेगा, कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी होंगी। तो इस वजह से यहाँ पे इंट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा एक्यूमुलेट नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ सिलेक्शन प्रेशर। इंट्रॉन लेट हाइपोथेसिस क्या कहती है? इंट्रॉन लेट हाइपोथेसिस कहती है कि जो इंट्रॉन्स हैं ये बाद में इंसर्ट हुए जीन्स में, ऐसी जीन्स में जिनमें पहले कोई इंट्रॉन्स नहीं था, प्रीवियसली हैड नो इंट्रॉन्स। और अब ये इंट्रॉन का एग्जर्शन ये किस वजह से इंसर्शन किस वजह से हुआ? तो डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है, अभी हम आगे उसको देखेंगे, डिस्कस भी करेंगे। इसमें जीन ड्यूप्लिकेशन भी होता है। जीन ड्यूप्लिकेशन की वजह से जो इंट्रॉन्स या नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ द डीएनए है वो अराइज होना शुरू हुए जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी। अब इंसर्शन एक्चुअली हुआ कैसे, तो ये हम देख सकते हैं। अभी इसको नहीं डिस्कस करेंगे। इंसर्शन एक्चुअली हुआ था ट्रांसपोजॉन लाइक मैकेनिज्म। जैसे ट्रांसपोजॉन्स होते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे स्विच कर सकते हैं और नई जगह पे नए क्रोमोसोम्स में इंसर्ट कर सकते हैं। तो सिमिलर मैकेनिज्म से इंट्रॉन्स का भी इंसर्शन हुआ। एक जगह जीन डुप्लीकेट हुई तो वो पर्टिकुलर सीक्वेंस या वो पर्टिकुलर जीन जो है वो 2 कॉपीज़ में बनी या 2 से ज़्यादा कॉपीज़ में बनी, उसमें से कुछ कॉपीज़ निकल के दूसरे क्रोमोसोम या दूसरे जीन्स में चली गई। तो इसी तरह से ऑलमोस्ट सभी जीन्स में इंट्रॉन्स जो है वो एक्यूमुलेट होते चले गए। अब सबसे पहले ये पता कैसे चला कि इंट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं जीन्स में? तो उसके लिए एक टेक्निक थी, आर लूप टेक्निक। तो इस टेक्निक ने क्या बताया? इट प्रोवाइडेड द अर्ली एविडेंस अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ इंट्रॉन्स इन यूकैरियोटिक जीन्स। तो है क्या ये बेसिकली टेक्निक? इस टेक्निक में mRNA और DNA के बीच में एक बेस पेयर्ड कॉम्प्लेक्स बन जाता है। mRNA सिंगल स्ट्रैंडेड है
और डीएनए ऑफ कोर्स डबल स्ट्रैंडेड है। तो अब ये जो दोनों मिलेंगे आपस में, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं एक ट्रिप्लेक्स टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो तैयार होगा, और ये स्ट्रक्चर जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में विजिबल होता है, दिखता है। तो इस टेक्निक को परफॉर्म कैसे करते हैं? तो ओवैल्बुमिन ये प्रोटीन है, ओवम की यानी एग की एल्बुमिन प्रोटीन, जो वाइट वाला पोर्शन होता है हम जानते ही हैं। तो इस एल्बुमिन प्रोटीन के लिए जो एमआरएनए था उसका प्रिपरेशन लिया, और इस एमआरएनए प्रिपरेशन की एनीलिंग कराई डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल इन अ सूटेबल सॉल्वेंट। अब वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल कौन सा था? एल्बुमिन को कोड करने वाला ही डीएनए मॉलिक्यूल था। यहाँ पे लिखा हुआ है कंटेनिंग जीन दैट एनकोड्स द एबव एमआरएनए, यानी इसी एमआरएनए का जो जीन वाला पोर्शन था डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, उससे एनीलिंग कराई। तो हुआ क्या कि जो एमआरएनए है वो डीएनए के एक स्ट्रैंड को डिस्प्लेस करके और उससे आरएनए डीएनए हेलिक्स के फॉर्म में जुड़ गया। कैसे हुआ? बुक सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए, नहीं समझ आया। कौन सा वाला, क्या पोर्शन? यही। पूरा शुरू जी से, सर। यहाँ जी। से ओवेल्बुमिन से ना? जी सर। ठीक है, ठीक। देखो, एल्बुमिन प्रोटीन है, इसका एमआरएनए, ठीक है। एमआरएनए प्रिपरेशन का मतलब क्या हो गया कि सूटेबल सॉल्वेंट में इसके एमआरएनएस जो है वो आइसोलेट किए, एक्सट्रैक्ट किए। इन एमआरएनए प्रिपरेशन को फिर एल्बुमिन जीन यानी कि इस डीएनए के साथ इनोकुलेट किया सूटेबल सॉल्वेंट। अब वो सॉल्वेंट क्या है उसके डिटेल में हमको जाने की ज़रूरत नहीं। इन दोनों को जब आपस में, चूंकि जाहिर सी बात है ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है, अभी हम इधर से इस डायग्राम से भी एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा इसको जो लिखा है वो समझो, उसके बाद डायग्राम पे आते हैं। ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है, इसमें एक कोडिंग स्ट्रैंड होगा, एक नॉन कोडिंग स्ट्रैंड होगा। कोडिंग स्ट्रैंड जो है दैट विल बी सिमिलर टू एमआरएनए। तो अब ये दोनों जब आपस में इनोकुलेट किए जाएंगे तो क्या होगा? अब आते हैं डायग्राम पे। देखो, ये मान लो जीन है, ठीक है। ये पूरी जीन है, इसमें एक एक्सॉन E1 है, उसके बीच में एक इंट्रॉन है और दूसरा एक्सॉन E2 है। इस जीन का जब ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो हमको इस जीन का एमआरएनए मिल गया। एमआरएनए जो है वो छोटा दिखाया है हमने पूरे जीन से। क्यों? क्योंकि एमआरएनए, ये मैच्योर एमआरएनए की बात कर रहे हैं, तो इसमें इंट्रॉन नहीं होगा, स्प्लाइसिंग हो चुकी है। अब आगे आते हैं। देखो, अब जब इन दोनों को इनोकुलेट करा दिया, इस एमआरएनए को और इस जीन को, इन दोनों को एक साथ सूटेबल सॉल्वेंट में इनोकुलेट करा दिया, तो हुआ क्या स्ट्रक्चर? ये देखो, हुआ ये कि ये एक्सॉन वाला पोर्शन एक्सॉन 1 वाला पोर्शन है, दिस मच। ये इंट्रॉन का पोर्शन है, किसका? जीन का। और ये वाला एक्सॉन 2 का पोर्शन है। एमआरएनए के पास तो अब इंट्रॉन रहा नहीं क्योंकि स्प्लाइसिंग हो चुकी है। तो ये एमआरएनए जो है सिर्फ एक्सॉन 1 और एक्सॉन 2 से बेस पेयरिंग करेगा। और जब ऐसा होगा तो इंट्रॉन वाला पोर्शन, चूंकि इसका जो सिंगल स्ट्रैंड है वो कहीं एमआरएनए के पास उसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस प्रेजेंट नहीं है, तो इट विल कम आउट ऑफ दिस अरेंजमेंट, दिस ट्रिप्लेक्स अरेंजमेंट, इससे बाहर निकल आएगा इन द फॉर्म ऑफ अ लूप, जिसको हम इंट्रॉन लूप कह रहे हैं। ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना, ये जगह जगह पे जहां जहां पे इंट्रॉन्स मिलेंगे वहां वहां पे ये लूप जो है वो फॉर्म हो जाएगा। तो ये जो लूपिंग हो रही है ये इंट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं तंजीला, सर, अब नहीं है सर। क्लियर है? ठीक है। जी। हम्म
तो तो यही चीज़ जो है यहाँ पे स्टेटमेंट के पॉइंट में लिखा है कि द mRNA कैन डिस्प्लेस अ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। इसने अब देखो, इस mRNA को अगर इस वाले स्ट्रैंड से पेयरिंग करनी है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से ही करेगा, जाहिर सी बात है, तो दूसरा स्ट्रैंड जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा। इसको ऐसे समझो ना, जैसे जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो उस वक्त भी तो यही प्रोसेस हो रही होती है ना। जैसे डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं, तो ये दोनों स्ट्रैंड के बीच ये सेपरेट हो जाते हैं और फिर यहाँ से एमआरएनए ऐसे बन के नीचे निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो ऑलरेडी सेपरेटेड है। तो यहाँ पे जब ये प्रॉपर सॉल्वेंट और प्रॉपर कंडीशन दी जाती है तो वहाँ पे भी ये एमआरएनए यही करता है कि इन दोनों स्ट्रैंड्स को ऑफ द डीएनए को सेपरेट कर देता है और जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है उसके साथ ये पेयरिंग कर लेता है। इंट्रॉन वाला पोर्शन एमआरएनए में है नहीं, तो इंट्रॉन वाला बाहर लटका रहता है इन द फॉर्म ऑफ अ लूप। तो ये रीजन्स ऑफ आरएनए डीएनए हेलिक्स तैयार हो गए, ये वाला, ये इतना पोर्शन इधर फिर ऊपर। एंड द रीजन्स of DNA where no match to mRNA sequence is possible are visible as large loops of double-stranded DNA। और जाहिर सी बात है वही इंट्रॉन्स हैं, लिखा है each of these loops represents an intron in the gene sequence। अब यहाँ से बहुत क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे वो इन दोनों की जो बेस पेयरिंग है उसको सेपरेट होता हुआ नहीं दिखाया गया, यहाँ दोनों स्ट्रैंड को ही लूप बना दिया गया है। तो इसलिए हमने अलग से वो डायग्राम बनाया, तो इसको नहीं देखो तो चल जाएगा काम। बाकी यहाँ वही वही सारी चीज़ें जो है लिखी हुई हैं। तो आर लूप का मतलब क्या होता है? आरएनए डिस्प्लेसमेंट लूप। तो ये आर लूप्स जो है वो इंट्रॉन्स को, सर, हाँ तो अभी जो आपने ऊपर बताया था सेल्फ स्प्लाइसिंग ऐसे हो सकती है ना, इंट्रॉन लूप बना के सेल्फ स्प्लाइसिंग। उसमें प्रोकैरियोटिक आरएनए में ना, जी, हाँ एग्जैक्टली, लूप बनाएगा और वो, इंट्रॉन आपस में जो हाँ फिर अलग हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इंट्रॉन जो है वो जब इस तरह की लूपिंग होगी तो उसके बाद उसके पास राइबोजाइम एक्टिविटी है ही है, तो वो जी, कट एक्साइज करके और फिर उसके बाद एक्सॉन्स जो है आपस में, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रॉन वाला टॉपिक फिनिश। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, जीन डुप्लीकेशन। इसका भी जिक्र किया था हमने। हम्म तो जीन डुप्लीकेशन समझते हैं थोड़ा। अब देखिए, टर्म से तो समझ में आ रहा है कि जीन का ही डुप्लीकेशन होना है, लेकिन ये जो डुप्लीकेशन है ये इंटैक्ट जीन्स का हो सकता है, पूरी की पूरी जीन डुप्लीकेट हो जाए, या सिर्फ एक्सॉन वाला पार्ट जो है वो डुप्लीकेट हो। अब वो कैसे होगा वो भी हम देखेंगे। तो पूरी जीन भी डुप्लीकेट हो सकती है या एक्सॉन वाला पोर्शन सिर्फ। अगर पूरी इंटैक्ट जीन जो है वो डुप्लीकेटेड हो रही है, डुप्लीकेशन हो रहा है, तो 2 कॉपीज तैयार हो जाएंगी। ये कॉपीज एक दूसरे से डाइवर्ज कर सकती हैं बाद में, ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ डिफरेंट म्यूटेशंस। 2 कॉपीज बनी, उसमें से किसी एक कॉपी में अलग टाइप का म्यूटेशन एक्युमुलेट हुआ विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड जनरेशंस, दूसरे में कुछ अलग टाइप का, तो डाइवर्ज करती हैं। अब मैकेनिज्म्स क्या क्या हैं डुप्लीकेशन के लिए? तो सबसे पहली मैकेनिज्म तो है अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। दूसरा है अनइक्वल सिस्टर क्रोमैटिड एक्सचेंज। और तीसरा है रेप्लिकेशन स्लिपेज। ये 3 मैकेनिज्म्स मेनली डुप्लीकेशन में इन्वॉल्व होती हैं। इसका अगर हम बहुत
बेसिक आइडिया दें इन तीनों मैकेनिज्म्स का, तो देखो उसका डायग्राम हम शेयर करना भूल गए हैं। एक सेकेंड हमको दो, टैब में है, वो शेयर कर देते हैं, अभी पेस्ट कर देंगे। जस्ट अ मिनट। कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं? जीन डुप्लीकेशन। लास्ट में शेयर करेंगे। बस एक और। थोड़ा बहुत सूटेबल डायग्राम हमको मिला नहीं इसका, लेकिन इन तीनों का अब आ गया होगा इस पे नीचे। एक सेकेंड। यस, दिस वन। मेरे ख्याल से बहुत क्लियर तो नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इसका रेजोल्यूशन ही इमेज का ख़राब है। कुछ समझ में आ रहा है? जी सर, आ रहा है। अच्छा ठीक है, हम बोल के बताते हैं तो और क्लियर होगा। देखो पहला हमने बताया था कि जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, इनके बीच में कैसे हो रहा है। देखो तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्सचेंज होगा, यानी कि रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। ये दोनों जो साइट्स हैं वो रिकॉम्बिनेशन साइट्स हैं। अब इसमें होगा क्या कि ये बी वाला जो बी जीन जो है वो रेसिप्रोकल एक्सचेंज की वजह से बी वाली जो है पहले पार्ट से निकल के आ गई दूसरे क्रोमोसोम में, दूसरे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में, ऑफ कोर्स दूसरे क्रोमोसोम में। तो इस क्रोमोसोम में इस जीन की 2 कॉपीज हो गई। ठीक है, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, अगले राउंड में हो सकता है अब ये वाला जो क्रोमोसोम कंटेनिंग दीज 2 बी जीन्स यही गैमीट में गया हो, और फिर नेक्स्ट जनरेशन में देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि ये जो दोनों का दोनों कॉम्बिनेशन है इसमें से फिर एक सेगमेंट जो है आके इसके पास मिल जाए। तो अब कितने हो गए इसके पास? 1 2 3। और डुप्लीकेशन हुआ, नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ द सेम जीन वो बढ़ी। बाद में डाइवर्जेंस हुआ, यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ द म्यूटेशंस हुए अलग अलग टाइप के। तो ये B1 हो गई, ये B2 हो गई, ये B3 हो गई, और इस तरीके से पूरी जीन फैमिलीज तैयार हो जाती हैं विद रिलेटेड फंक्शंस। तो ये 3 मेंबर्स यहाँ पे तैयार हो गए ना जीन फैमिली क्लस्टर के। तो इस तरीके से क्लस्टर जीन्स जो है वो बनती हैं। अब दूसरा जो हमने बताया था कि अनइक्वल सिस्टर क्रोमैटिड एक्सचेंज, इसमें क्या हो रहा है? ऐसा भी होता है, ये एक क्रोमोसोम है, ये दोनों इसके सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। इस सिस्टर क्रोमैटिड में कोई पार्ट जो है इधर से दूसरे क्रोमैटिड में एक्सचेंज हो गया हो, तो इसका मतलब कि सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट हुई। ये एक स्टेप था, इसमें दूसरा दिखाया नहीं है। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, जब इस अनइक्वल सिस्टर क्रोमैटिड का इसके होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड से एक्सचेंज होगा, तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि ये दोनों उसके साथ चले जाएं, या अगर एक भी जा रहा है सपोज करो,
तो एक यहाँ पे है और एक दूसरा नॉन होमोलोगस वाले नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में होगा, तो वो वहां से यहाँ आ जाएगा, ये वहां चला जाएगा वापस। तो एक्युमुलेशन होगा कि नहीं होगा? नहीं, उस केस में नहीं होगा, इन दोनों को ही जाना पड़ेगा। दोनों सेगमेंट जब वहां पहुंचेंगे तो फिर तभी ये दोनों के दोनों एक्युमुलेट होंगे, यानी कि नंबर ऑफ कॉपीज जो है वो बढ़ेंगी। ये वाला समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? क्या कहना चाह रहे हैं हम? नहीं आ रहा सर। जी सर। तंजीला आया क्या समझ में? जी सर। देखो ऊपर जो हमने डायग्राम दिखाया है ये वाला, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे मान लो इस स्टेप में हमने क्या दिखाया, ये वाला हम दिखा रहे हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में एक्सचेंज, तो ये बी वाला सेगमेंट जो है ये यहाँ से चला आया इधर, तो इसमें क्या हो गया, क्रोमोसोम में ये पोर्शन डिलीट हो गया, बी जीन डिलीट हो गई। यहाँ पे क्या फ़ायदा हो सकता है कि ऑलरेडी इस क्रोमेटिड के पास दो कॉपीज़ हैं इस जीन की, ये वाली कॉपी भी है, ये वाली कॉपी है। अगर ये वाला पोर्शन जो है एज इट इज़ जो है चला जाए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम के पास और वहाँ से कोई कॉपी ना आए, तो इसमें ऑलरेडी एक कॉपी रहेगी और वहाँ उसके पास दो कॉपीज़ हो जाएंगी। अब आया समझ में? जी सर, लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में कहाँ क्रॉसिंग ओवर होती है? क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है यहाँ पे, मतलब एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ होती है, मतलब ये भी रेयर इवेंट है, ये पॉसिबिलिटी प्रेडिक्ट की जा रही है, ऐसा भी होता है। जो चीज़ अभी तक नहीं पढ़े वो नहीं होता है, ये नहीं मानना है, नया सीखना है यही। अभी तक नहीं सुना था इसको, ये भी होता है इन द केस ऑफ जीन डुप्लीकेशन। ठीक है। जी सर। अगला रेप्लिकेशन स्लिपेज, और बहुत सिंप्लीफाइड डायग्राम से इसको हम आपको बता रहे हैं, इसका डिटेल हम बाद में बताएंगे। बहुत ही सिंप्लीफाइड डायग्राम है ये। इसमें देखो ये जो है ये पेरेंट स्ट्रैंड है डीएनए का, और यहाँ पे क्या हुआ, नया स्ट्रैंड जो है वो सिंथेसाइज हो रहा है। इस सिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कुछ पोर्शन जो है वो लूप आउट कर जाए, लूपिंग हो जाए, बाहर हो जाए। और ये लूप आउट किया, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग यहाँ पे करनी ही है उस एंजाइम को, पॉलीमरेज को, तो वो क्या करेगा, इसको फिर काउंट नहीं करेगा, दूसरा ए ले आके यहाँ पे ऐड कर दिया। पहला ए ऐड किया, दूसरा ऐड करने जा रहा था लेकिन वो ऐड नहीं हुआ, यानी कि बेस पेयरिंग नहीं हुई टी से, वो लूप आउट कर गया, तो वो ले आएगा तीसरा ए और उसकी पेयरिंग करा देगा, फिर आगे बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो नया स्ट्रैंड है इसमें एक न्यूक्लियोटाइड, एक एडेनिन ऐड हो गया, और दिस इसमें क्या हो गया, एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड ए ऐड हुआ। ये तो सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड के लेवल पे है। अब यहाँ पे दूसरा सिनेरियो अगर हम देख लें, यहाँ पे क्या है पॉसिबिलिटी कि यहाँ जो पेरेंट स्ट्रैंड है या जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसमें लूपिंग हो जाए। अगर उसमें लूपिंग हो गई तो क्या होगा, अब ये वाला टी जो है इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इन दी न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। ये अनअवेलेबल हो गया ना, नीचे की तरफ थोड़ा सा चला गया, तो एंजाइम अब इसको पकड़ नहीं पाएगा इस टेम्पलेट स्ट्रैंड को, तो इस प्लेस पे यहाँ पे जब ए होना चाहिए था वो मिस हो जाएगा, यानी कि वन न्यूक्लियोटाइड इज ओमिटेड इन द न्यू स्ट्रैंड, तो मिसिंग हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड का। ये हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड के एग्जाम्पल के साथ या बेस पे कह रहे हैं। देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लार्ज लूप्स, बड़े लूप्स भी बन सकते हैं, और उस कंडीशन में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि या तो एक एक्सॉन पूरा, या अगर और बड़ा लूप बन गया तो पूरी की पूरी जीन या तो ऐड हो सकती है या ओमिट हो सकती है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? जी सर। ओके, सिंपल ही थी।
तो इस तरीके से रेप्लिकेशन स्लिपेज से भी जीन्स ऐड हो सकती हैं, या यहाँ पे जीन्स डिलीट भी हो सकती हैं, दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे मेंशन्ड है। इसका नाम हम यहाँ पे लिख दें, अदरवाइज देयर विल बी कंफ्यूजन। तो ये हो गया रेप्लिकेशन। अभी मैकेनिज्म हमने बताई ही नहीं, हमने केवल एक बेसिक आइडिया देने के लिए ये डायग्राम शेयर किया। रेप्लिकेशन स्लिपेज हो गया, यहाँ पे तो लिखा ही है अनइक्वल सिस्टर क्रोमैटिड एक्सचेंज, और यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पे लिख देंगे अनइक्वल एक्सचेंज बिटवीन नॉन सिस्टर chromatids of homologous chromosomes. अब आते हैं वापस, बहुत ऊपर आना है हमको। कहाँ गया, कहाँ गया, ये था नहीं, जीन डुप्लीकेशन मैकेनिज्म, हाँ ये। तो ये तीन मैकेनिज्म्स हैं डुप्लीकेशन के, इनके बारे में थोड़ी सी समझ हम लोगों ने डेवलप की। अब ये जो डुप्लीकेशन हो रहा है वो प्रोटीन कोडिंग जीन्स में हो सकता है डुप्लीकेशन, या नॉन कोडिंग आरएनए जीन्स में। नॉन कोडिंग का मतलब क्या हो गया, नॉन प्रोटीन कोडिंग। तो ऑफ कोर्स प्रोटीन के लिए नहीं कोड कर रही, आरएनए के लिए कोड कर रही वो जीन्स। इसमें एक एग्जांपल है, जैसे आरएनए जीन्स का एग्जांपल स्नो आरएनएज। ये क्या है, ये ऐसी क्लास है आरएनए जीन्स की जो कि राइबोसोमल आरएनए यानी आरआरएनए की प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे स्प्लाइसियोसोम जो है वो एमआरएनए की प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होता है, ऐसे स्नो आरएनएस जो होते हैं वो आरआरएनए की प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होते हैं। अब ये जो जीन डुप्लीकेशन हुआ, इसका फेट क्या है? 3 फेट्स पॉसिबल हैं। जीन का डुप्लीकेशन हुआ, हमको उसकी 2 कॉपीज मिल गई, हमने नंबरिंग कर दी है, नंबरिंग से कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अभी इस स्टेज पे तो दोनों ही बिल्कुल सिमिलर हैं। तो जीन 1 जीन 2 2 कॉपीज मिल गई जीन की हमको। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि जो जीन 1 है इट रिटेन्स इट्स ओरिजिनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। इस जीन 1 में कोई बाद में भी कोई म्यूटेशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से इसके पास ओरिजिनल सीक्वेंस बना रहा। क्यों, किस वजह से? बिकॉज ऑफ द सिलेक्शन प्रेशर। सिलेक्शन प्रेशर का मतलब कि इस जीन की उस ऑर्गेनिज्म को बेहद ज़रूरत है, इस जीन को अपना काम करते रहना है। अगर ये जीन म्यूटेट होगी, अपना काम छोड़ देगी, तो वो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल पे खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो इस सिलेक्शन प्रेशर की वजह से इसमें कोई चेंज नहीं आया, और अगर आया होता तो वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाता, तो वो पॉपुलेशन से ही खत्म हो जाता। तो जो जिनमें कोई चेंज नहीं आया होता वही सर्वाइव करते। तो सिलेक्शन प्रेशर किस वजह से था? टू प्रोवाइड सेम प्रोटीन व्हेन डुप्लीकेशन हैड नॉट अकर्ड। डुप्लीकेशन से पहले जिस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थी वो प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। इसका एग्जाम्पल आरआरएनए जीन्स। आरआरएनए जीन्स की बहुत सारी कॉपीज प्रेजेंट होती है जीनोम में। जैसे इसका कॉपी नंबर अगर हम देखें तो 2 से लेके 2 किस्में हैं, माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, 2 से लेके 500 कॉपीज तक हो सकती हैं जेनोपस लेविस में। मोर देन 500 कॉपीज ऑफ सिंगल जीन है, इसी की इतनी सारी कॉपीज प्रेजेंट है। और जितनी भी कॉपीज हैं इस जीन की, उनमें वर्चुअली सेम सीक्वेंस होता है। एक आध कहीं इधर उधर हो गया तो उससे प्रोटीन पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बस तो चल जाता है। अगर किसी जीन की मल्टीपल कॉपीज प्रेजेंट हैं जीनोम में, वो क्या रिफ्लेक्ट करेगी? वो ये रिफ्लेक्ट करेगी कि उस पर्टिकुलर जीन के प्रोडक्ट की कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट है। तो मल्टीपल कॉपीज किसी भी जीन की अगर मौजूद है तो आप ये निष्कर्ष उससे निकाल सकते हैं कि
उस जीन के प्रोडक्ट की, जैसे यहाँ पे आरएनए की रैपिड सिंथेसिस चाहिए, और वो जाहिर सी बात है स्पेसिफिक स्टेज ऑफ सेल साइकिल पे ही रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद फिर हटा दिया जाता है जो भी एक्सेस होता है उसको। तो ये निष्कर्ष वाला पॉइंट जो होता है ना, ये क्वेश्चन फ्रेम करते हैं इस पे लोग। दूसरे के साथ क्या हो रहा है, जीन 2 के साथ, इसका भी वही फेट है जैसा जीन 1 का, यानी इसमें भी कोई चेंज नहीं आया, कोई म्यूटेशन नहीं हुआ। ये हो गया हमारा पहला फेट, पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन डिस्कस करते हैं। दूसरा केस, यहां भी जीन डुप्लीकेशन हुआ, जीन 1 जीन 2, दो कॉपीज जीन की बन गई। जीन 1 में फिर वही ऊपर वाली ही कहानी, सेम एज ओरिजिनल, यानी कि डुप्लीकेशन के बाद भी ये अपना फंक्शन करना नहीं छोड़ेगी। जीन 2 के ऊपर अब वो सेम सिलेक्शन प्रेशर नहीं है, नॉट अंडर सेम सिलेक्शन प्रेशर। तो सिलेक्शन प्रेशर अगर नहीं है तो ये फ्री हो गई। फ्री हो गई तो क्या करेगी, इट विल एक्यूमुलेट रैंडम म्यूटेशंस। इसका मतलब ये हो गया कि होने दो म्यूटेशन, इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। जैसे घर में अगर किसी के 3 लड़के हैं, उसमें से 2 जो है बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो तीसरा आवारागर्दी भी करे तो कोई बात नहीं, वो कितना भी कर लेगा, उन दोनों के पैसे खत्म नहीं होंगे, तो उस तीसरे के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। उसी तरह से ये जीन कितनी भी आवारा हो जाए, कितना भी म्यूटेट कर ले, ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा, क्योंकि ये वाली कॉपी जो है वो अपना काम कर रही है। तो अब ये करेगी क्या, रैंडम म्यूटेशंस एक्यूमुलेट करेगी। ये म्यूटेशंस मोस्टली डेलीटेरियस होते हैं, वो तो हम जानते हैं, म्यूटेशंस का नेचर ही वही होता है। और जब डेलीटेरियस म्यूटेशंस हो जाएंगे तो ये अपना फंक्शन तो परफॉर्म कर नहीं पाएगी, तो इनएक्टिवेट हो जाएगी। तब इसको हम कहेंगे स्यूडोजीन, जैसे नाम की औलाद है, किसी काम की नहीं। तो स्यूडोजीन ये है, ये था दूसरा केस। तीसरा केस क्या है, यहां भी 2 कॉपी बनी। पहली कॉपी के पास वही सिलेक्शन प्रेशर है, जैसे बड़े बेटे के ऊपर सबसे ज़्यादा होता है कि भैया तुम कुछ करो तो तुम्ही को देख के बाकी फॉलो करेंगे, तो ये बेचारा कर रहा है अपना काम। जीन 2 ये भी शुरू में बदमाशी किया, जैसे कुछ बच्चे होते हैं छोटी क्लास में बहुत बदमाश होते हैं, उत्पात मचाते हैं, बाद में सुधर जाते हैं। तो शुरू में किया, कुछ म्यूटेशन से एक्यूमुलेट किया, लेकिन इसका फंक्शन जो है वो, या इसका फंक्शनल लॉस नहीं हुआ, इनएक्टिवेट नहीं हुई, और इसकी जगह रादर गेन ऑफ न्यू फंक्शन यूजफुल टू ऑर्गेनिज्म। लड़का जो है घर से रुपया चुरा के भागा, अब पता चला बम्बई गया और छोटा मोटा ठेला टपरी लगाया, और उसके बाद धीरे 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 करते करते रेस्टोरेंट हो गया, रेस्टोरेंट से होटल हो गया, होटल से 5 स्टार होटल हो गया, पूरी चेन चल गई। ये वो वाला लड़का है? तो इसने नया फंक्शन विच इज़ यूजफुल टू ऑर्गेनिज्म उसको गेन कर लिया। उसके बाद इस पर्टिकुलर जीन का रिपीटेड डुप्लीकेशन हुआ और डाइवर्जेंस हुआ, यानी कि फर्दर, है ना, नई नई ब्रांचेस जो होटल की खुली, तो डाइवर्जेंस और वैरायटी आई इसमें, और उससे क्या तैयार हुई, अ होल फैमिली ऑफ जीन्स विद रिलेटेड फंक्शन। जीन फैमिली बन गई, पूरा खानदान बन गया, जैसे अंबानी का चल रहा है, कहाँ कहाँ घुसे हुए हैं। एग्जाम्पल है इसका ग्लोबिन जीन फैमिली, मायोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में अल्फा बीटा चेन्स के लिए अलग अलग क्रोमोसोम्स पे जीन्स मौजूद हैं। तो इस तरीके से 3 फेट्स जो है वो डुप्लीकेशन के, जीन डुप्लीकेशन के पॉसिबल है। पहले फेट में क्या हुआ, दोनों जीन्स जो हैं मिलके काम कर रही थी। दूसरे फेट में पहली जीन काम कर रही थी, दूसरी कॉपी जो है वो म्यूटेट कर गई और निरर्थक हो गई, स्यूडो जीन में कन्वर्ट हो गई। तीसरे में क्या हुआ, पहली काम करती रही, दूसरी म्यूटेशन उसमें एक्युमुलेट हुआ, लेकिन वो म्यूटेशन ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिशियल हो गया, और उसके बाद फिर फर्दर वो और एक्सपेंड की डाइवर्जेंस से, और फिर पूरी जीन फैमिलीज तैयार हो गई। ये यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया, इस डायग्राम से कोई बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, ऊपर वाले से ही समझिएगा, हमने बस ऐसे ही
बता दिया। एक्विजिशन ऑफ न्यू जीन्स, नई जीन एक्वायर करना बहुत ज़रूरी है अगर इवोल्यूशन होते रहना है ऑर्गेनिज्म का। तो ये एक ड्राइविंग फोर्स है इवोल्यूशन के लिए। नई जीन्स चाहिए क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज होता है और किसी भी डायरेक्शन में चेंज हो सकता है। तो कई तरीके हैं, देयर आर डिफरेंट वेज जिनमें नई जीन्स एक्वायर की जा सकती हैं किसी जीनोम के द्वारा या किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा। पहला तो आपने देख ही लिया, बाय डुप्लीकेशन एंड डाइवर्जेंस ऑफ एग्जिस्टिंग जीन्स इन द जीनोम, ये अभी हमने एक्सप्लेन किया पूरा। दूसरा तरीका है बाय एक्वायरिंग जीन्स फ्रॉम अदर स्पीशीज। ऐसा भी होता है, दूसरी स्पीशीज की जीन एक्वायर कर लो तो अपना जीनोम रिच हो जाएगा। और ये होता है बाय लेटरल जीन ट्रांसफर, या इसको हम और क्या कहते हैं, क्या कहते हैं तंजीला लेटरल जीन ट्रांसफर को? हॉरिजॉन्टल जीन यस ट्रांसफर। यस, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। तो इट इज अनलाइक वर्टिकल जीन ट्रांसफर। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है बताओगी? वर्टिकल जीन ट्रांसफर हमेशा पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में होता है, और लेटरल जीन ट्रांसफर मतलब सेम जनरेशन के लोगों में सेम होता है। जनरेशन में हो सकता है, ठीक है, गुड, करेक्ट। तो नई जीन अगर दूसरी स्पीशीज से एक्वायर करनी है तो लेटरल जीन ट्रांसफर इज अ मैकेनिज्म, अनलाइक वर्टिकल जीन ट्रांसफर। इसलिए हमने बताया पेरेंट्स से आ रही है तो फिर वो नई जीन नहीं होगी, वो तो फिर उसी स्पीशीज की जीन हुई ना। अब ये लेटरल जीन ट्रांसफर कहाँ होता है? ये बैक्टीरिया में तो हमने पढ़ा ही है, मतलब एक आध बार हमने मेंशन किया है इसको। ऑर्गेनेलर जीनोम्स में भी होता है। ये जो नई जीन्स एक्वायर हो रही हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इनफैक्ट न्यूक्लियर जीनोम भी नई जीन्स एक्वायर कर सकता है। कैसे करेगा? न्यूक्लियर जीनोम तो कई बार ऐसे ही कर लेता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जीन्स या क्लोरोप्लास्ट की जीन्स जो है वो न्यूक्लियर जीनोम में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। या कई बार ऐसे इंस्टेंसेस आए हैं कि किसी वायरस ने इन्फेक्ट किया और उस वायरस की जो जीन है वो एनरिच कर दी जीनोम में। जैसे ऑन्कोजीन की बात तो हम करते हैं ना, ऑन्कोजीन, कैंसर कॉजिंग जीन। तो इससे पहले जो वो था उसको क्या कह रहे थे? प्रोटो ऑन्कोजीन। प्रोटो ऑन्कोजीन मिली कहाँ से भाई? हम लोगों में, ह्यूमंस में भी और अदर ऑर्गेनिजम्स में भी बहुत सारी प्रोटो ऑन्कोजीन्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। जिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में इन प्रोटो ऑन्कोजीन्स की संख्या ज़्यादा है रिलेटिवली, उसके लाइफ टाइम में कैंसर होने की संभावना भी उसको ज़्यादा है। वो प्रोटो ऑन्कोजीन होंगी तो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो सकती है बाय एनी ट्रिगर। तो ये प्रोटो ऑन्कोजीन नाउ दे हैव बिकम पार्ट ऑफ आवर जीनोम। लेकिन ये आई कहाँ से? वायरस से आई। तो क्या हो रहा है? लेटरल जीन ट्रांसफर, वायरस इन्फेक्ट करेगा, वो लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल में घुसा देगा, इंटीग्रेट कर देगा अपना न्यूक्लियर या जेनेटिक मटेरियल, पड़ा रह गया उसी में। सेल्स रेप्लिकेट कर रही हैं, जनरेशन टू जनरेशन पास होता चला जा रहा है। और पता नहीं कितनी पीढ़ियां बीत गई आदमी बने हुए, कितने वायरसेस ने इन्फेक्ट किया होगा, कितनी सारी प्रोटोन को जीन्स या और अलग टाइप की जीन्स जो। तो इस तरीके से न्यूक्लियर जीनोम भी एनरिच हो रहा है। फ़ायदा है, नुकसान है, वो सब हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, पर प्रोसेस ये होती है। जो तीसरा प्रोसेस है नई जीन्स एक्वायर करने का, वो है जीन फ्यूजन या फिशन। तो जीन फ्यूजन में क्या हो सकता है कि जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग जीन्स हैं वो एक दूसरे से फ्यूज़ कर सकती हैं। यानी कि दो या अधिक जीन्स जो हैं वो एक दूसरे से फ्यूज़ कर गई और सिंगल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट उन्होंने बना दिया, सेम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट फ्यूज़ करने के बाद। या कोई एक बड़ी जीन है उसमें फिशन हो गया, यानी कि उसका जो सिंगल ट्रांसक्रिप्ट था ये टूट गया इनटू 2 और मोर सेपरेट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स।
तो नई जीन्स तैयार हो गई। यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है तो भी नई जीन ही बन रही है ना, हमको तो नई जीन चाहिए। देन देयर इज मैकेनिज्म ऑफ डी नोवो जीन ऑरिजिन। डी नोवो मतलब फिर एकदम नई जगह से, और ये बनता कहाँ से? फ्रॉम नॉन कोडिंग रीजन्स ऑफ डीएनए। ऐसे इलाके जो बेकार थे उनमें कुछ म्यूटेशन हुआ और वो फंक्शनल हो गए, जैसे हमने वो डुप्लीकेशन में तीसरा फेट बताया आपको। तो इस तरीके से बहुत सारी नॉवेल जीन्स, ऐसी जीन्स जो पहले नहीं पाई गई, नॉन कोडिंग डीएनए से डिराइव होने वाली अभी रिसेंटली डिस्कवर की गई हैं ड्रोसोफिला में। और क्यों नॉवेल जीन कहा जा रहा है? क्योंकि इनसे मिलती जुलती भी जीन्स जो है वो अभी दूसरी स्पीशीज में नहीं मिली हैं, तो इसीलिए एकदम नई नई है, बिल्कुल लेटेस्ट। ठीक है, जीन फैमिलीज, लेट मी सी अल्फा। और पढ़ाएं, कंटिन्यू करें या कल? चल। ठीक है, तो लेट्स स्टॉप हियर। अब इसके बाद जीन फैमिलीज हम आपको कल पढ़ाएंगे, और शेयर कर दे रहे हैं नोट्स, उसको देख लीजिएगा।